नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों आप देख रहे हैं पदार्थ विज्ञान द्वितीय पेपर के लेक्चर्स वीडियो। ठीक है, अगर आप अन्य सब्जेक्ट जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अष्टांग हृदय, संस्कृत के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए। वहाँ पे आपको सेपरेट जैसे फिजियोलॉजी पेपर फर्स्ट, फिजियोलॉजी पेपर सेकंड, एनाटॉमी पेपर फर्स्ट, एनाटॉमी पेपर सेकंड के सिस्टमेटिक तरीके से आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे। तो चेकआउट कीजिए मेरी प्ले लिस्ट को और देखिए। आपको हो सकता है आने वाले इसी लेक्चर्स वीडियो में स्क्रीन पे थोड़ा कम दिखाई दे या धुंधला दिखाई दे, क्योंकि यह ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है जो मेरे द्वारा ली जाती है। कभी कभी मैं क्लास लेता हूँ ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ उनको यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, तो हो सकता है आपको कम दिखाई दे। अगर आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे जो नोट्स आपको चाहिए तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। मेरे ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए और आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूँ आपको नोट्स के लिए पे करना होगा। तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हाँ, तो आज स्टार्ट करते हैं अनुमान प्रमाण। निरुक्ति देखो, अनु प्लस मान, अनु प्लस मान। अनु का अर्थ नीचे दे रखा है पश्चात, मतलब बाद में। मान यानी ज्ञानकरण, जो अपन कोई वस्तु है, कोई कार्य है, उसके ज्ञान का अनुभव करते हैं। अर्थात लिंग यानी लक्षण। देखो लिंग यानी लक्षण होता है। अब इस बात को ध्यान रखो, बार बार ये लिंग आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लिंग लक्षण को देखकर लिंगी, लक्षण धारण करने वाला, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है। लक्षण धारण करने वाले का ज्ञान जिसके द्वारा हो उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। दोबारा देखो, अनु, अनु का अर्थ होता है पश्चात। इसमें साफ लिखा हुआ है कोष्टक में, तो आपको ऐसे लिखना है। अनु का अर्थ होता है पश्चात और मान का अर्थ होता है ज्ञानकरण। ये लिखने के तरीके बता रहा हूँ, आपको लिखना है। अनु का अर्थ होता है पश्चात और मान का अर्थ होता है ज्ञानकरण। अर्थात लिंग को देखकर, लिंग को देखकर मतलब लक्षण को देखकर, लिंगी यानी लक्षण धारण करने वाला का ज्ञान जिसके द्वारा हो उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। मतलब लक्षण किस तरीके से देखेंगे, कौन है लक्षण धारण करने वाला, ये अब सारी बातें अपन करेंगे और इस सारी प्रोसेस को बोलते हैं अनुमान प्रमाण। युक्ति सापेक्ष तर्क को अनुमान कहते हैं। इसकी परिभाषा देखो, युक्ति सापेक्ष तर्क को अनुमान कहते हैं। अब इसको समझो, युक्ति सापेक्ष, तर्क लगाओ, युक्ति लगाओ और उसके जो मतलब ऐसे नहीं कि अनुमान लगा रहे हो तो अपन बोलते हैं ना कि अब रात हो रही है, अब थोड़ी रात हो रही है। युक्ति सापेक्ष, उसका एक बेस होना चाहिए, उसका एक कारण होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि अब रात है तो क्यों है रात, उसका एक जस्टिफाइव रीजन होना चाहिए, मेरे पास हेतु होना चाहिए, उसका कारण होना चाहिए। तो ये बात ध्यान की, युक्ति सापेक्ष तर्क। अगर आपके पास रीजन है, जायज रीजन, ठीक है, उसको बोलते हैं कि एक रीजन है। भाई अपन बोलते हैं भाई बरसात आने वाली है, भाई ऐसे कैसे बोल रहे हैं बरसात आने वाली है, तो वो बोलेगा देखो तेज हवा उठ रही है, बादल छाए हुए हैं, तो उसके पास एक रीजन है कि बादल छाए हुए हैं। सिंपल सी बात है भाई, बादल छाए तो बारिश आ सकती है, तो उसके पास रीजन है, उसने अनुमान लगाया कि बारिश हो सकती है। तो युक्ति सापेक्ष तर्क को, तो युक्ति को जस्टिफाई करने के लिए एक रीजन होना चाहिए उसके पास, इसलिए बोलते हैं युक्ति सापेक्ष तर्क को अनुमान कहते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल देखो, किताब में दिए हुए, जैसे लिख सकते हो आप, पेन कॉपी हाथ में हो तो। जैसे पाचन क्रिया, कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मेरी पाचन क्रिया सही है, मतलब मैं सुबह अच्छी तरीके से फ्रेश होता हूँ, मेरा खाना जो खाता हूँ वो पच जाता है अच्छी तरीके से। अपन उसका अनुमान लगाएंगे कि इसकी अग्नि, जो पेट में जठर अग्नि है, वो सही तरीके से काम कर रही है। अनुमान लगाया आपने, रीजन क्या था कि इसकी पाचन क्रिया सही है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखो, जैसे कि कोई व्यक्ति व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, जिम जाता है डेली, तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें बल श्रेष्ठ है, ताकतवर है। अपन किसी व्यक्ति को देख के बताते हैं कि इसकी देखो बॉडी मसल्स कितनी अच्छी हैं, मतलब ताकतवर हो सकता है। तो अनुमान लगाया, रीजन क्या है, क्योंकि इसकी मसल्स हैं, इसके पास अच्छी बॉडी है, जो इसकी बॉडी है पूरी फिट है एकदम, तो अपन उसे लगता है कि बलवान है, कार्य सामर्थ्य, कार्य करने योग्य है, तो अपन ने अनुमान लगाया। तो युक्ति सापेक्ष तर्क को अनुमान कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किस तरह से युक्ति लगाई, मतलब जायज, रीजनेबल, जो अपन समझ सकें। ऐसे नहीं कि मैं बोलूँ कि अब बारिश होने वाली है, तेज धूप खिल रही है, कुछ नहीं है आसपास, और मैं बोलूँ बारिश होने वाली है, उसको अनुमान नहीं बोलते, उसको तुक्का बोलते हैं। फिर अचानक से बारिश हो जाती है ना, तो उसको फिर तुक्का ही बोलते हैं, अनुमान नहीं बोलते। अनुमान बोलते हैं युक्ति सापेक्ष तर्क को, मतलब जायज रीजन होना चाहिए आपके पास।
अब देखो अनुमान नीचे है लिखा है, ये अनुमान के मतलब थोड़ा सा भेद मान लो, सब टाइप्स एक तरीके से, कि अनुमान त्रिकालिक अनुमान को समझिए, क्वेश्चन आता है तो इसलिए इसको लिखा है यहाँ पे कि त्रिकालिक अनुमान से आप क्या समझते हैं, त्रिविध अनुमान से आप क्या समझते हैं, त्रिविध अनुमान कौन प्रकार से होते हैं, त्रिकालिक अनुमान कौन कौन से होते हैं। 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं इस छोटे से पैराग्राफ से, इसलिए इसको पहले डाल दिया इंपॉर्टेंट होने की वजह से। समझो दोबारा से, क्वेश्चन आएगा त्रिविध अनुमान से आप क्या समझते हो। देखो पहले लिखा है अनुमान, तो त्रिविध अनुमान, फिर आगे त्रिकाल है तो त्रिकाल अनुमान, तो इनसे आप क्या समझते हो, इनका एग्जाम्पल दो, इनकी परिभाषा लिखो, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो त्रिविध में भी वही 3 आएंगे, पूर्वत, शेषवत और सामान्यवत, और त्रिकालिक में भी वही अनुमान आएंगे, पूर्वत, शेषवत और सामान्यवत। कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन आंसर एक ही है। तभी तो बोलता है ना कि 100 बोलो या 100 बोलो, बात एक ही है। त्रिकालिक अनुमान बोलो या त्रिवत अनुमान बोलो, बात एक ही है। कौन कौन से अनुमान है? 3, पूर्वत, शेषवत और सामान्यवत। अब पूर्वत में क्या आता है? कारण द्वारा कार्य का अनुमान लगाना पूर्वत अनुमान कहलाता है। देखो पूरी परिभाषा बना के बोल रहा हूं इसमें, क्योंकि शॉर्ट में नोट्स अपन शॉर्ट से तो बनाते हैं, तो एग्जाम में तो ऐसे नहीं लिख सकते ना, तो इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है। तो अपन लिखना है कि कारण द्वारा कार्य का अनुमान जिस अनुमान में लगाया जाता है उसे पूर्वत अनुमान कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, इसको त्रिकाल में होता है भविष्य। कैसे? एग्जाम्पल में बीज को देखकर फल का अनुमान, जैसे कि अपन ने आम का गुठली देखी, उसको देख के फल का अनुमान की पेड़ लगाया मैंने, आम का बीज मतलब बीज बोया आज, तो ये पेड़ उगेगा, बड़ा होगा, इसमें फल लगेंगे, तो अपन ने फल का अनुमान लगा दिया कि इसमें इतने अच्छे अच्छे फल लगेंगे। बीज उन्नत क्वालिटी का है, अच्छी नस्ल का है, तो अच्छे फल प्राप्त होंगे, तो अपन ने भविष्य का अनुमान लगाया। करेक्ट है ना? तो इसको बोलते हैं पूर्ववत, मतलब पहले ही अनुमान लगा लिया आपने। पूर्ववत मतलब पहले अनुमान लगाना, मतलब किसके अनुमान लगा रहे हो? भविष्य में जो कार्य होगा उसका अपन ने पहले ही अनुमान लगा लिया। इसमें अपन ये भी देख सकते हैं, बादलों को देख के बारिश का अनुमान पूर्ववती लगा लिया कि बादल को देख के बारिश का अनुमान, क्योंकि भविष्य में बारिश होगी, हुई नहीं है अभी, लेकिन बादलों को देख के अपन ने बारिश का अनुमान लगा लिया। और एग्जाम्पल देख सकते हैं किस तरीके से भी, मतलब कैसा भी एग्जाम्पल, अपन कोई भी कार्य करते हो जो भविष्य में होगा उसको देख के। अब देखो शेषवत, पूर्ववत में था कारण द्वारा, कारण क्या था? बीज, कारण क्या था? बादल, इससे अपन ने बादल से तो लगाया बारिश का अनुमान, बीज से देख को लगाया फल का अनुमान, ये था पूर्ववत। तो त्रिकाल में आ जाता है भविष्य, मतलब भविष्य का अनुमान, भविष्य का अनुमान अपन ने पहले लगा लिया। अब आता है शेषवत, दूसरा है शेषवत, कार्य से कारण का अनुमान। देखो अभी ये उल्टा हो गया, कार्य हो चुका है लेकिन कारण का अनुमान लगाया अपन ने कि कारण क्या हुआ कि जो एक्चुअली में ये कार्य हुआ। इसमें उदाहरण देखो, जैसे इसको भूत है नहीं, शेषवत है नहीं, भूत मतलब भूतकाल में हो चुका है कार्य, लेकिन अपन अनुमान लगा रहे कि भाई ऐसा क्या हुआ हो। जैसे कि एग्जाम्पल है गर्भ, गर्भवती स्त्री को देख के अपन अनुमान लगाते हैं कि मैथुन से ये गर्भ उत्पन्न हुआ है। दूसरा उदाहरण देखो, बाढ़ को देखकर बाढ़ आई है, जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि भाई बाढ़, मेरे में बाढ़ आ गई है, ठीक है, असम में बाढ़ आई हुई है, बिहार में बाढ़ आई हुई है, तो बाढ़ तो आ चुकी, कार्य हो गया, अनुमान क्या लगाया कि तेज बारिश हुई होगी, तेज बारिश का अनुमान लगाया, ठीक है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देखो, किसी व्यक्ति का कोई डॉक्टर के पास आया, उसने बोला डॉक्टर साहब घुटनों में तेज दर्द है, कार्य हो चुका है, घुटनों में तेज दर्द हो रहा है, मतलब कार्य हो चुका है। अपन अब कारण का अनुमान लगाएंगे, कारण का अनुमान लगाएंगे कि इसकी भाई इसने या तो कुछ ऐसा खाया होगा जिससे वात दोष प्रकोपित हुआ, या फिर कुछ ऐसा कार्य किया होगा जिसकी वजह से वात दोष इसके घुटनों में, मतलब वायु की वृद्धि हो गई, वात दोष की वजह से घुटनों में दर्द होता है। शरीर में कोई भी दर्द हो वात दोष की विकृति की वजह से होता है, मतलब वायु बढ़ने की वजह से। तो अनुमान प्रमाण कितना उपयोगी है। कोई भी रीजन हो गया, कार्य हो गया, उसका किस वजह से हुआ, कारण का पता लगाने के लिए उसको बोलते हैं शेषवत अनुमान। तो इसमें एग्जाम्पल समझ में आया ना, 3 एग्जाम्पल दिए। जैसे कि किसी गर्भवती स्त्री को देखा आपने, तो अपन ने मैथुन का अनुमान लगाया कि मैथुन की वजह से गर्भ उत्पन्न हुआ है। कहीं पे तेज बाढ़ आई है तो अपन ने बारिश का अनुमान लगाया, ठीक है। किसी के घुटनों में दर्द है तो अपन ने वात प्रकोपित का अनुमान लगाया।
मतलब कार्य को देख के कारण का अनुमान। लेकिन पहले वाले में क्या था, पूर्ववत में था कारण द्वारा कार्य का अनुमान, मतलब भविष्य में कार्य होगा, अभी अपने हाथ में कारण है। और इसका उल्टा है, मतलब दोनों अपोजिट है ये। और देखा सामान्यतः वर्तमान काल, सामान्य नॉर्मल वर्तमान काल में रहो, अनुमान लगाओ। जैसे कि कार्य कारण से भिन्न, कारण और कार्य दोनों से भिन्न सामान्य दर्शन से अनुमान करना सामान्य तो दृष्टि, मतलब कार्य कारण से भिन्न सामान्य दर्शन से अनुमान, मतलब इंद्रियों का जो प्रत्यक्ष करते हैं अपन ने, उसके बाद में जो अनुमान लगाया जाता है वो। जैसे एग्जांपल देखो, वर्तमान काल है, त्रिकाल के नीचे वर्तमान है ना, तो ये वर्तमान अनुमान। धूम अग्नि, अपन ने दूर है, अपन यहाँ से मतलब 500 मीटर आधे किलोमीटर दूर पे अपन ने धुआं देखी, तेज धुआं उठ रही है, तो अपन अनुमान लगाएंगे कि वहां धुआं है तो अग्नि भी है, क्योंकि अग्नि है तो धुआं है, धुआं है तो अग्नि है। बिना अग्नि के धुआं उठती है क्या, नहीं उठती। तो धूम अग्नि, धूम और अग्नि का एग्जाम्पल अब ना इतनी बार आएगा आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये एग्जाम्पल पदार्थ विज्ञान का, आपने जब इंस्टाग्राम चलाते हो तो याद है ना कि मीम्स भी आते हैं, तो वो एक मीम्स आता है ना कि उसमें कि सिद्ध करो कि जठराग्नि सर्दियों में प्रबल होती है, तो उस पर ऐसे हंसी मजाक का बनाया था। तो अपन बोलते हैं कि वो जठराग्नि प्रबल तेज होती है, तो अपन ने एग्जाम्पल देता है कि पदार्थ विज्ञान में जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ अग्नि। वो थोड़ा गलत रीजन है, जस्टिफाई रीजन नहीं था। आप पदार्थ मतलब आयुर्वेद के स्टूडेंट, तो उसका आंसर ढूंढना सही ढंग से कि सर्दियों में ऐसे मुँह से क्यों निकलती है, उसका फिजिक्स की तरीके से आंसर दिया जाएगा। तो देखो बहुत सारी चीज़ें अपन कहीं से भी सीख सकते हैं। तो ये है कि वर्तमान, धूम को देख के अग्नि का अनुमान कि यहाँ पे धुआं है, मतलब कारण है, धुआं है, मतलब कारण था धुआं, तो सिद्ध क्या किया कि भाई अग्नि है। तो ये वर्तमान का मतलब तुरंत आपने देखा, अनुमान लगा लिया, वर्तमान की बात है। तो ये तीनों पूर्ववत, शेषवत, सामान्यवत के एग्जाम्पल समझ में आ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? कोई बताएगा बच्चा, क्लियर करेगा, आगे बढ़े। पूर्ववत अनुमान, त्रिकालिक अनुमान, इसमें यही आएंगे, पूर्ववत शेषवत नहीं हो, त्रिविध प्रमाण अनुमान में और त्रिकालिक अनुमान में यही आएंगे, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यवत। पूर्ववत होता है भविष्य का, शेषवत होता है भूत का, और सामान्यत होता है वर्तमान का। इनके एग्जाम्पल मैंने बता दिए, ठीक है। अब देखो टर्मोलॉजी, ओके सरिता, अब देखते हैं टर्मोलॉजी स्टार्ट करते हैं, जो इसमें बार बार आएगी। टर्मोलॉजी का मतलब होता है एक तरीके से इस चैप्टर का बेस तैयार करेंगे अब, जो ये शब्द बार बार आपने रिपीट होंगे, इसलिए टर्मोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। इस स्पेशल चैप्टर के लिए स्पेशल टर्मोलॉजी आएगी। व्याप्ति, कल मैं क्वेश्चन बता रहा था प्रत्यक्ष प्रमाण में, मैंने कहा कि व्याप्ति अगले चैप्टर में अनुमान प्रमाण में आएगी, देखो आ गई व्याप्ति। व्याप्ति हेतु व साध्य का साहचर्य ओब्लिक दो पदार्थ जहां साथ साथ समवाय संबंध में रहे, व्याप्ति। समझो इसको, देखो परिभाषा में क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये महान आचार्यों की लैंग्वेज है, इनके अर्थों में मतलब क्या है, शब्दों में अर्थ छुपे रहते हैं, बहुत गूढ़ रहस्य में बात करते हैं, नॉर्मल पुरुष की बात नहीं है। तो अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, दृष्टांत से समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो, शरीर का ताप, शरीर में ताप बढ़ा हुआ है, मतलब जो अपन बोलते हैं शरीर गर्म हो गया, बुखार आ रहा है, तो ताप बढ़ा हुआ है। तो ताप क्या है, हेतु, कारण है, भाई शरीर में ताप बढ़ा हुआ है, इसका टेम्परेचर हाई है। तो साध्य क्या हुआ, ज्वर। अपन सिद्धि कर रहे हैं, कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे ज्वर है, ठीक है, ज्वर है, तो हेतु क्या है कि किस वजह से बोल रहा है कि इसको ज्वर है, कि भाई इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो हेतु यानी कारण, हेतु यानी कारण, ध्यान रखना, हेतु यानी कारण। तो शरीर का ताप, ताप यानी हेतु है ताप, और ज्वर क्या है, साध्य। इसी तरीके से धूम क्या है, हेतु, मतलब धुआं क्या है, हेतु। अब इससे सिद्ध क्या होगा, भाई अग्नि, जहां धुआं है वहां अग्नि है, और शरीर का ताप बढ़ा हुआ है तो मतलब ज्वर है। तो ये बोल रहा है कि हेतु व साध्य का साहचर्य दो पदार्थ जहां साथ साथ समवाय संबंध में रहे, वो व्याप्ति है। मतलब जिनको देख के साथ में आपको ज्ञान हो हेतु का और साध्य का, वो व्याप्ति है। इसको ऐसे कैसे अगर एग्जाम्पल समझोगे ना, मतलब ये एग्जाम्पल जो बताएं उससे आपको समझ में आएगा। इधर देखो साध्य क्या है और हेतु क्या है, समझाने के लिए आपको बता देता हूँ, लास्ट साइड में भी लिखे हुए हैं।
जिसको सिद्ध करना है, साध्य यानी जिसको सिद्ध करना है, बुखार को सिद्ध करना है, तो हेतु आया ताप, भाई इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है इसलिए इसको बुखार है। साध्य आया अग्नि, कि भाई यहाँ पे धुआं उठ रही है इसलिए अग्नि है। अपन बोलते हैं कि देखो वहाँ पे अग्नि होगी, अपन किसी जंगल में फंस जाते हैं तो अपन को बोलते हैं ना कि जैसे वो आता है ना डिस्कवरी चैनल पे कि भाई वहाँ पे धुआं उठ रही है, कोई कॉलोनी होगी वहाँ पे, कोई व्यक्ति रहता होगा, ये वो वाइल्ड सर्वाइव करता है ना व्यक्ति, कौन सा बियर गिल्स क्या नाम है उसका, वो देखता है कि वहाँ पे धुआं उठ रही है तो वहाँ पे चलते हैं अपन, क्योंकि वहाँ पे कोई कॉलोनी होगी, यहाँ पे अग्नि है, और अग्नि है तो अपन को जीव जंतु से बचा जा सकता है। वो उस तरीके से अनुमान लगाता है, तो वही अनुमान है यहाँ पे कि धूम को देखे, धुआं को देख के अग्नि का अनुमान। तो अग्नि सिद्ध करनी है अपन को, अग्नि है तो कारण क्या है, धुआं। हेतु जिसे सिद्ध किया जाए, जिससे सिद्ध किया जाए, हेतु जिससे सिद्ध किया जाए। कारण, हेतु यानी होता है कारण, कारण से तो सिद्ध होगा भाई। अपन ने बुखार को सिद्ध किया किस कारण की वजह से, टेम्परेचर। अपन ने अग्नि को सिद्ध किया, भाई यहाँ पे अग्नि है, आपने कारण क्या दिया, धुआं। तो साध्य और हेतु समझ गए ना। व्याप्ति, व्याप्ति को और आगे से समझाऊंगा, एक छोटी सी परिभाषा और आएगी, बिल्कुल व्याप्ति आपको चलिए क्लियर समझ में आ जाएगी। पक्ष, दूसरी टर्मिनोलॉजी है पक्ष। पक्ष यानी हेतु व साध्य के समवाय संबंध में रहने का स्थान। हेतु और साध्य, ठीक है। हेतु तो क्या था, कारण। साध्य क्या था, जो भी अपन सिद्ध कर रहे हैं, जैसे बुखार था, ठीक है, अग्नि थी। लेकिन ये दोनों कहाँ पे रहते हैं, किस किस जगह पे रहते हैं, उसकी बात करना, वो होता है पक्ष। मतलब स्थान को बोला है, लोकेशन को बोला है पक्ष। हेतु व साध्य के समवाय संबंध में रहने का स्थान। हेतु व साध्य कहाँ रहते हैं, वह स्थान, मतलब लोकेशन। लोकेशन क्या है इनकी, वो होता है पक्ष। पक्ष का समझ में आया, मतलब लोकेशन, स्थान की बात। पक्ष यानी आप सीधा लिख दो, पक्ष बराबर स्थान, लोकेशन। अब इस एग्जांपल से समझो, धुआं है, हेतु यानी मतलब हेतु तो धूम हो गया, धुआं हो गया, मतलब कारण क्या है, धुआं। साध्य क्या हो गया, अग्नि, ठीक है। लेकिन पक्ष, पक्ष रसोई घर भी हो सकता है। अपन ने कोई पर्वत पे देखी, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है कि पर्वत पे अपने धुआं को देख के अग्नि का अनुमान लगाया, तो वही बात कर रहा है। महानस यानी पर्वत, मानस या एक ओब्लिक पर्वत, मतलब पर्वत पे अपन ने देखी। पर्वत पे मतलब यहाँ से मैं 5 किलोमीटर दूर मेरा एक पर्वत है, वहाँ पे मैंने धुआं देखी, मतलब क्योंकि पर्वत पे धुआं ऊपर दूर से दिख जाई देती है, कि मतलब पर्वत ऊंची जगह पे रहता है, और मैं वहाँ से 2 किलोमीटर दूर भी हूँ तो मुझे दिखाई देगी भाई वहाँ पे धुआं है, तो अपन अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पे अग्नि है। तो इसलिए पर्वत का एग्जाम्पल है। कि पर्वत की जगह कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पे, जहाँ पे धुआं उठ रही है ना, जैसे कि कोई कार में आग लग रही है, उस समय धुआं उठेगी। तो एक्चुअली में जो अपन देख रहे हैं ना, वो स्थान क्या है, पक्ष। तो पक्ष बराबर स्थान, बहुत कंफ्यूजन होगा थोड़ी देर बाद में, तो अभी बता रहा हूं, पक्ष बराबर लोकेशन, स्थान। तो अगला देखो, हेतु क्या है, ताप। अपन ने बुखार को सिद्ध किया था ना, तो कारण क्या था, टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। साध्य क्या था, जोर, अपन को जोर को सिद्ध करना था। लेकिन ये रहते कहाँ पे हैं, बॉडी में, शरीर में, तो पक्ष क्या हुआ, शरीर, ठीक है। ऐसे के ऐसे आपको एग्जाम में लिखना, अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो पक्ष बराबर शरीर, मतलब जहां हेतु और साध्य जहां पे निवास करते हैं, जहां पे रहते हैं समवाय संबंध से, वो स्थान पक्ष कहलाता है। क्लियर। अगला थर्ड टर्मिनोलॉजी है परामर्श, ठीक है। परामर्श देखो, व्याप्ति के परिणाम स्वरूप प्राप्त ज्ञान। व्याप्ति, अपन ने थोड़ी देर पहले व्याप्ति तो स्टडी की थी, तो व्याप्ति के परिणाम स्वरूप अपन ने देखो हेतु का ज्ञान किया, साध्य का ज्ञान किया और पक्ष का ज्ञान किया। जैसे कि टेम्परेचर का ज्ञान कर लिया, बुखार का ज्ञान कर लिया, और कहाँ पे रह रहा है उसका ज्ञान कर लिया। तो उन सबकी सहायता से व्याप्ति के परिणाम स्वरूप, उन सबकी सहायता से उनके परिणाम स्वरूप जो ज्ञान प्राप्त होता है, हमें जो नॉलेज प्राप्त होती है लास्ट में, अपन बोलते हैं कि भाई देखो बात ऐसी है, वहां पे धुआं उठ रही है तो अग्नि भी होगी। तो ये स्थान कौन सा है, पहले तो पर्वत। तो अपन ऐसे करते हैं परामर्श, एक तरीके से विचार विमर्श। ये सब मानसिक होता है, किसी व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, खुद के मनन में भी हो सकता है। तो व्याप्ति के परिणाम, व्याप्ति के परिणाम स्वरूप प्राप्त ज्ञान, व्याप्ति के विशिष्ट हेतु, व्याप्ति के विशिष्ट हेतु, ध्यान से सुनो। हेतु क्या थे, मतलब कारण। अपन यहाँ 2 एग्जाम्पल चल रहे हैं यहाँ पे, बुखार का और धुआं का। तो क्या था, टेम्परेचर और धुआं।
तो विशिष्ट हेतु ताप और धूम के पक्ष शरीर और पहाड़, मतलब स्थान क्या था, लोकेशन, शरीर और पहाड़ में रहने का ज्ञान। अपन को ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि भाई टेम्परेचर है ना, मतलब अपने शरीर में बढ़ा हुआ है, इस वजह से अपन को बुखार है, मतलब लोकेशन भी पता लगी अपन को। ये सब देखो आपके लिए तो नॉलेज, क्योंकि आपको पता है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, हमको पहले ही पता था, आप ऐसे सोच रहे होंगे, लेकिन ये सिस्टमेटिक तरीके से बता रहे हैं, जैसे जैसे अनुमान की तरफ बढ़ते हैं। अग्नि का पर्वत में रहने का ज्ञान या अग्नि पर्वत पर होती है, मतलब ये बोल रहा है कि ऐसा ज्ञान होना। व्याप्ति के परिणाम स्वरूप ये बोल रहा है कि भाई जहां पे धुआं है वहां पे अग्नि है, या फिर अपन ने ऐसे देखा कि पर्वत पर अग्नि है, अपन ने देखा धुआं को है, लेकिन अपन ने बोल क्या दिया कि पर्वत पर आग है, अपन वहां चलते हैं, अपन को वहां पे आग मिलेगी। देखा धुआं को है आपने, लेकिन आपने बोला क्या कि वहां पे अग्नि है। आपने टेम्परेचर को महसूस किया है, लेकिन आपने बोल दिया बुखार है। जो ये ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, उसको परामर्श बोलते हैं। ठीक है, परामर्श ही चल रहा है अभी, रुको टेंशन मत लीजिए वर्षा, परामर्श ही चल रहा है अभी। अग्नि का पर्वत में रहने का ज्ञान या अग्नि पर्वत पर होती है, जोर व ताप शरीर में होता है, ये ज्ञान। सिंपल सी बात है, जो अपन ने सारी चीजें जान ली, तो ये बताना चाह रहा है कि जो ज्ञान प्राप्त हुआ अपन को कि भाई जो टेम्परेचर हो, मतलब बुखार कहाँ पे हो रहा है, शरीर में हो रहा है। ठीक है, अग्नि कहाँ पे है, पर्वत पे। अपन ने देखा किसको था, धुआं को देखा, ज्ञान किसका हुआ, अग्नि का। अपन ने देखा किसको था, टेम्परेचर को, अपन ने मतलब महसूस किया उसको, टेम्परेचर को स्पर्श के द्वारा महसूस करते हैं ना, लेकिन ज्ञान किसका हुआ, ज्वर का। तो ये जो ज्ञान हुआ ना, इन सब की सहायता से, व्याप्ति की सहायता के, व्याप्ति के परिणाम स्वरूप, उसको परामर्श बोलते हैं। तो व्याप्ति के परिणाम स्वरूप प्राप्त ज्ञान, जो ज्ञान नॉलेज प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि धुआं को देख के अग्नि का ज्ञान, ताप को देखकर ज्वर का ज्ञान, जो ये ज्ञान प्राप्त हुआ ना, उसको बोलते हैं परिणाम, नहीं परामर्श बोलते हैं इसको बोलते हैं परामर्श। तो ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना, मतलब वो देखा अपन ने धुआं को, ज्ञान प्राप्त हुआ अग्नि का, देखा महसूस किया अपन ने टेम्परेचर को, ज्ञान प्राप्त हुआ ज्वर का। और ये ज्वर किस में हो रहा है, शरीर में, और वो अग्नि कहाँ पे थी, पर्वत पे। उनकी स्थान का ही पता लग गया अपन को, और अपन को एक्चुअली में जो चीज जाननी थी वो भी पता लगी। तो जो ज्ञान प्राप्त होता है ना लास्ट में, उसको बोलते हैं परामर्श। व्याप्ति सहित पक्षधर्मिता का ज्ञान। व्याप्ति सहित, देखो अगली लाइन देखो, व्याप्ति सहित, जो व्याप्ति थी कौन कौन सी, उसमें साध्य और हेतु थे, और पक्षधर्मिता का ज्ञान, पक्ष क्या थी, लोकेशन। तो तीनों का जो ज्ञान हुआ अपन को, संयुक्त रूप से जो ज्ञान प्राप्त होता है तीनों से, व्याप्ति का, हेतु का, साध्य का, और ये क्या बोलते हैं, पक्ष यानी लोकेशन का, जो कॉम्बिनेशन प्रकृति ज्ञान तैयार होता है ना, उसको बोलते हैं परामर्श। ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हो, मैंने 4 से 5 परिभाषा बता दी आपको एग्जाम्पल में। कोई जरूर नहीं है नोट्स के तरीके से लिखो, आप अपने तरीके से कि परामर्श का तो आप कुछ भी बोल सकते हो, मतलब जैसे कि आप बोल सकते हो कि व्याप्ति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न ज्ञान, मतलब, या फिर आप बोल सकते हो कि व्याप्ति के विशिष्ट हेतु के पक्ष में रहने का ज्ञान, लोकेशन का भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो ये लास्ट में एक लाइन है, व्याप्ति सहित पक्षधर्मिता का, पक्ष यानी क्या होता है, लोकेशन, तो लोकेशन का भी ज्ञान हुआ, व्याप्ति की जो साध्य और हेतु उनका भी ज्ञान हुआ। तो सारी जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, वो बोलते हैं परामर्श। अब देखो अनुमिति, लास्ट परिभाषा है अनुमिति, परामर्श जन्य ज्ञान, परामर्श से उत्पन्न ज्ञान। अब इससे भी जो ज्ञान उत्पन्न होगा परामर्श करने के बाद में, मतलब निश्चित लास्ट में जो बोलते हैं ना कि ये फाइनल है, ये डिसीजन है, अनुमान का निष्कर्ष ही अनुमति है। जो मतलब निष्कर्ष निकलता है ना, रिजल्ट, उसको बोलते हैं अनुमिति। परामर्श के बाद में जो अपन ने परामर्श किया, डिस्कस किया, कुछ भी किया, उसके बाद में जो रिजल्ट निकला उसको बोलते हैं अनुमिति। भाई ये लास्ट में रिजल्ट निकला, ये निष्कर्ष है। अग्नि व धूम एक साथ साचर्य में रहते हैं, अर्थात जहां जहां धूम होगा वहां वहां अग्नि होगी, ऐसा ज्ञान। फिर अपनी एक धारणा बन जाती है, रिजल्ट निकला कि जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, जहां जहां टेम्परेचर वहां वहां ज्वर। अपन ने ये एक ज्ञान निकाला, ये एक निष्कर्ष निकाला। तो टेम्परेचर का देखो यहां से गायब कर दिया, कभी कभी बुखार बिगड़ टेम्परेचर की होता है, इसलिए लास्ट में उसको हटा दिया, कि मोस्टली होता है लेकिन कभी कभी नहीं होता, तो उसको हटा दिया। लेकिन ये है कि जहां जहां धूम वहां वहां अग्नि, ये सर्वथा है।
अग्नि व धूम एक साथ साहचर्य में संबंध रहते हैं, अर्थात जहां जहां धूम होगा मतलब जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी। ऐसा अपन को ज्ञान उत्पन्न हो गया, ये अपनी मन को अनुमान हो गया, मन में छप गया। अपन ने देखो ए से स्टार्ट करके कोई वर्ड सीखते हैं, जैसे कि अपन ने पहली क्लास में आते हैं तो वर्णमाला सीखते हैं, वर्णमाला वगैरह उसमें बारकड़ी सीखते हैं, बारकड़ी में किताब पढ़ना सीखते हैं, फिर धीरे अपन पढ़ने सीख जाते हैं सब कुछ, तो लास्ट में एक तैयार हो जाती है। तो वही बता रहे हैं कि लास्ट में एक रूपरेखा, एक निष्कर्ष तैयार होगा कि जहां जहां धूम वहां वहां अग्नि। ये ऐसी रूपरेखा तैयार हुई, उसको बोलते हैं अनुमिति। ठीक है, ये थे 4 टर्मिनोलॉजी। अब ये चारों टर्मिनोलॉजी बार बार रिपीट होंगी, ध्यान रखना इन चीजों को। अब देखो व्याप्ति, यहां से स्टार्ट होती है व्याप्ति। हेतु व साध्य के सहचार्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। हेतु व साध्य मतलब कारण व साध्य। जैसे हेतु क्या था? टेम्परेचर। साध्य क्या था? क्या बोलते हैं, बुखार मतलब ज्वर। तो उनके सहचार्य दोनों साथ रहने वाले के। हेतु क्या था? अग्नि। साध्य क्या था? नहीं, हेतु था धुआं और अग्नि क्या? अग्नि था साध्य। तो हेतु व साध्य के साचार्य नियम को मतलब दोनों साथ रहते हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे एक के ज्ञान होने से दूसरे का ऑटोमेटिक पता लग जाए कि जहां पे अगर ये है तो वो ऑटोमेटिकली उपलब्ध होगा, उसको बोलते हैं व्याप्ति। व्याप्ति यानी दोनों व्याप्ति हैं साथ में। व्याप्त देखो सब जो मीनिंग को हिंदी के अर्थ में ही सब कुछ छपा होता है। व्याप्त मतलब उपस्थित हैं, दोनों सहचार्य संबंध से, अग्नि और धुआं। हेतु और साध्य के जो साचार्य मतलब साथ रहने का जो संबंध है उसको अपन व्याप्ति बोलते हैं। क्लियर? छोटी सी परिभाषा आराम से याद हो जाएगी। व्याप्ति को अविनाव संबंध भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो इसको। व्याप्ति को अविनय संबंध भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये संबंध? अर्थात जो वस्तु जहां जिसके बिना न रह सके उन दोनों का परस्पर अविनाभाव संबंध होता है। कैसे? धूम का अस्तित्व तभी है जब तक अग्नि उपस्थित है, अग्नि बिना धूम के उपस्थित संभव नहीं है। ये बोल रहा है कि जो वस्तु जहां जिसके बिना न रह सके। सिंपल सी बात है कि धुआं है ना, कभी अग्नि के बिना नहीं हो सकती। ऐसा हुआ कभी कि भाई बिना अग्नि के धुआं उत्पन्न हो गई, बिना अग्नि के। अगर अपन घर्षण पैदा कर रहे हैं, ठीक है, अपन बोलते हैं कि गाड़ी तेज गाड़ी पहिया घुमाते हैं और एक धुआं उठ जाती है वहां पे, तो वहां पे वो अग्नि उत्पन्न हुई तो ही धुआं उठी वहां पे। तो पहले को मतलब अग्नि के साथ धुआं का उत्पन्न होना लाजिम है, बिना अग्नि के धुआं उत्पन्न नहीं हो सकती। तो ये बोल रहा है कि बिना भाव मतलब उसके बिना भाव नहीं है उसका, अग्नि के बिना धुआं का कोई भाव नहीं है, उपस्थिति नहीं हो सकती वो। तो इसको बोलते हैं बिना भाव, अर्थात जो वस्तु जहां जिसके बिना न रह सके, न रह सके मतलब है ही नहीं, उन दोनों का परस्पर अविना भाव संबंध होता है। धूम का अस्तित्व तभी है जब तक अग्नि उपस्थित है। अब ये एग्जाम्पल है ना, अग्नि धूम हर जगह आएगा और अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल देगा, आप कंफ्यूज रहोगे। तो धूम का अस्तित्व तभी है जब तक अग्नि उपस्थित है, अग्नि बिना धूम का अस्तित्व संभव नहीं है। अग्नि के बिना धूम का अस्तित्व नहीं है। क्लियर? उसको बोलते हैं अविना भाव संबंध। इसके भेद देखो, कल आया था ना व्याप्ति के टाइप्स को समझाइए, क्वेश्चन अपन कर रहे थे प्रत्यक्ष में, उसमें लिखा हुआ था। एक तो है अन्वय व्याप्ति, एक है व्यतिक्रिय व्याप्ति। वर्डों पे ध्यान देना, ये वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आने वाले 1-2 पैराग्राफ समझ में आएंगे इन्हीं वर्डों से। एक है अन्वय व्याप्ति और दूसरा है व्यतिक्रिय व्याप्ति। अन्वय यानी अन्वय का अर्थ क्या होता है? अन्वय का अर्थ को समझो पहले आप। अन्वय अर्थात साथ, मतलब अन्वय का मतलब होता है साथ, मतलब संयोग, साथ। यह भाव रूप है। अतः हेतु धूम में साध्य अग्नि की, देखो कोष्टक में जो है उसको थोड़ा सा इग्नोर मार, थोड़ा हेतु में साध्य के सहचार्य को अनुभवी व्याप्ति कहते हैं। ये बोल रहा है कि हेतु और साध्य
साथ साथ रहते हैं ना, उसको अन्वय व्याप्ति कहते हैं। अन्वय का मीनिंग क्या होता है? अन्वय का मीनिंग समझो साथ। अन्वय का मीनिंग होता है, मतलब होता है साथ रहना। तो जो हेतु है, मतलब जो धुआं है, मतलब जो कारण है, मतलब हेतु को कारण भी बोलते हैं। हेतु जो कारण है धुआं, वो साथ साथ क्या है? अग्नि। धुआं और अग्नि जो साथ साथ रहता है ना, उसको बोलते हैं अन्वय व्याप्ति। तो जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया अन्वय व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति का मतलब साथ रहना, साथ प्रेजेंट रहना। अब देखो दूसरा, देखो व्यतिक्रिय व्याप्ति। इसको मैं समझाऊंगा, दोबारा से कंफ्यूज मत होना, टेंशन मत लो। व्यतिक्रिय व्याप्ति को, व्यतिक्रिय व्याप्ति मतलब यह अभाव स्वरूप होता है, मतलब अन्वय का विपरीत है ये। अन्वय व्याप्ति था ना, उसका विपरीत है ये। अन्वय यानी होता है साथ, और व्यतिक्रिय यानी उसका विपरीत, अन्वय का विपरीत, तो मतलब अभाव, मतलब एब्सेंस। साध्य अभाव का अविचलित साचार्य। साध्य अभाव का मतलब अभाव होता है, यहाँ पे किसी भी चीज का अभाव होता है। कैसे? जैसे जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धूम भी नहीं है। देखो वहां एग्जाम्पल था, जहां जहां धूम वहां वहां अग्नि, मतलब अपन ने हेतु के साथ साध्य को बाद में बोला। पहले अपन ने बोला हेतु, हेतु क्या है? धूम। जहां जहां धूम वहां वहां अग्नि, तो मतलब हेतु और साध्य का उसमें संबंध था, साथ था। लेकिन यहां पे अभाव है। यहां पे अभाव क्या है? साध्य अभाव। साध्य अभाव का मतलब जो साध्य है ना, उसका अभाव रहता है, तो उसके साथ हेतु भी गायब रहता है, प्रेजेंट ही नहीं होता। कैसे समझो इसको? जहां जहां अग्नि नहीं है, मतलब अभाव है ना, तो नहीं आ गया। जहां जहां अग्नि नहीं वहां वहां धूम भी नहीं। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल को समझो, वहां पे धूम पहले आ रहा था, यहाँ पे अग्नि आ रही है, कि जहां जहां अग्नि नहीं वहां वहां धूम नहीं। अपन ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं कि जहां जहां धूम नहीं वहां वहां अग्नि नहीं, ऐसे नहीं बोल रहे। बोलने का ही फर्क है, बोलने में ही सब कुछ छुपा हुआ होता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जहां जहां अग्नि नहीं, अग्नि होती तो ही तो धूम होती। ऐसे थोड़ी है कि भाई धूम हो गई अग्नि है ही नहीं। तो जिस वजह से उत्पन्न हुआ है, अग्नि की वजह से तो धुआं उत्पन्न होती है, तो जिसकी वजह से धुआं उत्पन्न होती है उसको पहले लिखना था। तो जहां जहां अग्नि नहीं वहां वहां धूम नहीं, मतलब ये अभाव को प्रेजेंट करता है, वो साथ रहने को प्रेजेंट करता है। जो अन्वय व्याप्ति है वो प्रेजेंट मतलब साथ रहने को प्रस्तुत करती है, और ये अभाव को, कि अभाव को प्रेजेंट करना किसका काम है? व्यतिक्रिय व्याप्ति। तो इसको समझना, अन्वय यानी साथ, व्यतिक्रिय यानी विपरीत, अन्वय का विपरीत मतलब अभाव। जैसे जलाशय में अग्नि का अभाव, जलाशय में धुआं भी नहीं है तो अग्नि कहां से होगी? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, जैसे जलाशय में अग्नि का अभाव। जलाशय में कभी अग्नि हो सकती है, पानी में कभी अग्नि हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो जो अभाव प्रदर्शित करता है उसको बोलते हैं व्यतिक्रिय व्याप्ति। सिंपल सा इजी सा दो तरह के होते हैं। व्याप्ति का मीनिंग्स होता है कि भाई हेतु और साध्य का सहचार्य संबंध व्याप्ति होता है। व्याप्ति दो तरह की होती है, अन्वय व्याप्ति और व्यतिक्रिय व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति का मीनिंग होता है साथ रहना, व्यतिक्रिय व्याप्ति का मीनिंग होता है अभाव, मतलब नहीं होना, अभाव है उस चीज का, साथ रहने का अभाव है उन दोनों में, मतलब उसको प्रेजेंट ही मत करो, ये है इसका मीनिंग। अब पक्ष हेतु, हेतु देखो ये अनुमति, पक्ष धर्मता, व्याप्ति, ये एक कोष्टक में है, समझो इसको। पक्ष और साध्य संबंध। पक्ष यानी क्या होता है? लोकेशन, स्थान। तो स्थान का और साध्य का, साध्य क्या होता है? जैसे बुखार था या अग्नि था, तो वो उसको बोलते हैं अनुमति। तो अनुमति अपन ने बताया कि भाई स्थान का और साध्य का जो संबंध स्थापित होता है ना उसको बोलते हैं अनुमति, मतलब अनुमति इस तरीके से होती है। हेतु और पक्ष का संबंध होता है पक्ष धर्मता। हेतु और पक्ष मतलब कारण। हेतु तो था धुआं, पक्ष क्या था? पर्वत। पर्वत और अग्नि का जो संबंध था वो उसको बोलता है पक्ष धर्मता, ठीक है। और हेतु और साध्य संबंध उसको व्याप्ति। तो क्लियर हो गई ना व्याप्ति, इसका मीनिंग यही था लास्ट में समझाने का इस कोष्टक में कि व्याप्ति किसको बोलते हैं, कि हेतु और साध्य, कारण और जो जिसमें कारण हो रहा है, जैसे कि कारण क्या था? टेम्परेचर, बुखार, किसमें ज्वर, तो एक तरीके से जो
बॉन्ड था दोनों में साथ रहने का, उसको बोलते हैं व्याप्ति। व्याप्ति को समझाने के लिए ये 3 इस साथ में लिखें कि किसके किसको संबंध को क्या क्या बोलते हैं। पक्ष, सपक्ष, विपक्ष। अब देखो पक्ष, सपक्ष और विपक्ष, ये 3 टर्म और है साथ में, इनको और समझो। जिसमें साध्य का संदेह हो, जैसे पर्वत में अग्नि होने का संदेह। पक्ष, सपक्ष और विपक्ष, अपन बोलते हैं ना कि तेरे पक्ष में कौन है, तेरे विपक्ष में कौन है, ये अपन ऐसे बात करते हैं। तो पक्ष का मीनिंग्स होता है अपन पक्ष यानी स्थान होता है, अपन को पता है पक्ष यानी, अपन को परिभाषा में टर्मिनोलॉजी एक स्पेशल बनाई थी इस चैप्टर के लिए कि पक्ष यानी समझो कि आप लोकेशन, स्थान। तो ये बोल रहा है कि जिसमें साध्य का संदेश मतलब संदेह हो, अपन ने धुआं देखा यहाँ से, कहाँ पे 5 किलोमीटर दूर एक पर्वत है, वहां पे मैंने धुआं देखा और मैं लगा रहा हूं कि वहां पे अग्नि है, तो पक्ष में संदेह है, मतलब उस पर्वत पर अग्नि होने का संदेह, उसको बोलते हैं पक्ष। देखो इसका समझना, बात वही है, पक्ष यानी उस पर्वत में अग्नि होने का संदेह हुआ मुझे, क्लियर। फिर सपक्ष, जहां साध्य का होना निश्चित हो, फिर मैंने अपने तर्क लगाए, अनुमान लगाया, परामर्श किया, सब कुछ किया, ठीक है। तो मैंने अग्नि को, धूम को देखा वहां पे, तो उसी पर्वत पे बोल दिया मैंने कि है यहाँ पे अग्नि निश्चित है, कन्फर्म है, 100% है। देखो वही पर्वत अब सपक्ष बन गया। मैंने अग्नि को देखा तो वो पक्ष था, ओनली पक्ष था, ओनली पक्ष, ठीक है। जब मैंने कन्फर्म कर दिया कि यहाँ पे अग्नि है तो वो सपक्ष हो गया। अब विपक्ष समझो, जिसमें साध्य का अभाव निश्चित हो। मैंने मान लो कि कुछ ऐसे जलाशय देखा तो वहां पे निश्चित हो गया कि भाई अग्नि है ही नहीं यहाँ पे। अग्नि का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अग्नि के लिए एग्जांपल को कंसीडर करना कि मैंने अब जलाशय को देखा सामने, तो जलाशय में पता लग गया कि मुझे यहाँ पे अग्नि नहीं है, तो हो गया विपक्ष। एक तरीके से पूर्णतः विपरीत हो गई ना, कहाँ तो अग्नि की बात कर रहे थे, कहाँ पे शीतलता मिल गई अपन को तुरंत, तो जलाशय में अग्नि की अनुपलब्धता, तो जलाशय में अग्नि का अभाव, वो हो गया विपक्ष। तो पक्ष यानी समझे आप, पक्ष यानी लोकेशन, स्थान। तो देखो एक ही चीज जैसे जैसे अनुमान बढ़ता जाएगा, अनुमान छोटी मोटी चीज नहीं है, अनुमान से बहुत सारे राज खुलते हैं, अनुमान से ही चिकित्सा होती है मोस्टली। प्रत्यक्ष से अपन देखते हैं लेकिन बहुत सी चीजें होती हैं अपन अनुमान लगा के ही काम करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट थोड़ी बताता उसको अंदर क्या फिजियोलॉजी हुई, क्यों उसका डाइजेशन बिगड़ा, उसने तो यही बताया कि मैंने शाम को तो भरपेट खाना खाया था, बैंगन की सब्जी खाई थी, तेल की तली हुई पुड़ियाँ खाई थी, तो ये तो यही बोलेगा कि भाई मैंने तो अच्छा खाना खा के सोया था लेकिन सुबह उठा तो मेरे पेट में गड़बड़ थी, अब कुछ करो। तो डॉक्टर जो फिजियोलॉजी का अनुमान लगाता कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा, इसने बैंगन की सब्जी ज़्यादा खाई थी या फिर तेल की वजह से कुछ ऐसा हुआ होगा, जो फिजियोलॉजी सब अनुमान ही है। तो ट्रीटमेंट में अनुमान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो धीरे धीरे अनुमान के जो पक्ष बढ़ते हैं, देखो पहले पक्ष था मतलब संदेह वाली स्थिति, कोई डॉक्टर ने किसी पेशेंट को देखा, ठीक है, उसने बोला कि मेरे को कुछ ना कुछ, जैसे कि मेरे फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर है तो ठीक है, उसने डॉक्टर ने अनुमान लगाया होगा कि मैं गिर गया होगा, एक्सीडेंट हो गया, ये फ्रैक्चर है। फिर वो बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, मैं सो के उठ रहा था तो अचानक से पैर का बैलेंस बिगड़ा, तो इस एंगल में मैं गिरा, एंगल तो नहीं बता पाएगा पैसे, लेकिन मैं इस मुंह के बल गिरा या फिर पीठ के बल गिरा, इस वजह से मेरे ऐसा फ्रैक्चर हुआ है। फिर वो कन्फर्म हो जाएगी कि हाँ ये एक्चुअली में, वो हो गया सपक्ष। अब वो विपक्ष होता है विपरीत, उसके विपरीत सब कुछ उल्टा हो जाए, वो होता है विपक्ष, मतलब बात ही पलट दी पूरी तरीके से। अपन बात कर रहे थे उसके मतलब एक तरीके से पेट की बीमारी के, लेकिन उसके हम बात कर रहे थे गैस की बीमारी को, उसके निकली पेट की बीमारी, तो विपक्ष हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया, वो होता है विपक्ष। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल थे ये। आप यहाँ पे देखो प्रकार लिखे हुए हैं, प्रकार यानी अनुमान के प्रकार। आप इसको हेडिंग को पूरी करो, अनुमान के प्रकार, हेडिंग पूरी करो इसको। सबने लिख लिया ना कि ये अनुमान के 2 प्रकार हैं, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। अनुमान के 2 टाइप से हैं अनुमान, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। क्वेश्चन आएगा कि अनुमान की परिभाषा लिखते हुए अनुमान के प्रकार को सप्रकार वर्णन करो, तो ये अनुमान के प्रकार हैं, टाइप्स हैं। वो तो स्पेशल क्वेश्चन आता है ना भाई, त्रिकालिक अनुमान या त्रिविध अनुमान, तब लिख देना, या फिर बड़ा क्वेश्चन आ जाए 15 नंबर में, 20 नंबर में, तो उनको भी साथ में मेंशन करना होता है। ऐसे 5 नंबर में क्वेश्चन आता है भाई अनुमान की परिभाषा लक्षण लिखते हुए
अनुमान के प्रकार को तो भी बस ये 2 अनुमान लिखने हैं। क्लियर? स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। अनुमान पहला करेंगे अपन स्वार्थ अनुमान। अनुमानकर्ता को स्वयं जिस अनुमान में अनुमति हो, अनुमानकर्ता को स्वयं जिस अनुमान से अनुमति से अनुमति हो। दूसरा पॉइंट है अपनी अनुमति का कारण अपने ज्ञान के लिए रसोई घर में धूम वही को साथ देखकर, धूम और वही यानी अग्नि, धूम और अग्नि को साथ देखकर निर्णय जहाँ जहाँ धूम वहाँ उसी व्याधि के समक्ष पर्वत पर धूम देखकर हो जाता है। समझो इस चीज़ को, मैंने पूरा हिंदी पढ़ के बताया, आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, अब मैं समझाता हूँ एक एक लाइन। अनुमानकर्ता को स्वयं जिस अनुमान से अनुमति हो, जैसे कि मैं हूँ, मैं घर में हूँ, मैं किचन में गया, किचन में मैंने धुआं देखी, चूल्हा था वहाँ पे किचन में, तो चूल्हे में मैंने धुआं देखी, तो धुएं को देख के मुझे एहसास हुआ कि जैसे कि घर में छोटे से आग लग गई, पड़ोस में छोटा सा घर था उसमें आग लग गई, मुझे पता लगा धुआं से कि धुआं आ रही है, धुआं लग गई तो मतलब, और धुआं आ गई तो अपन भागे पड़ोस में, तो अपन ने देखा वहाँ पे आग लगी हुई है, दिखाई दिया था पहले धुआं, तो अपन को वहाँ पे पता चला कि आग लगी हुई है, आग की वजह से ये धुआं उत्पन्न हुआ। अपन बोलते हैं ना बाहर जाके देखो कि किसकी स्मेल आ रही है, बहुत धुआं आ रही है, तो अपन देखते हैं पड़ोस में कुछ जला दिया, मतलब कुछ जलने की वजह से, अग्नि की वजह से धुआं उत्पन्न हुई। तो अनुमान करता हूँ यानी कि मैं स्वयं जिस अनुमान से अनुमति, अब मेरे को ये अनुमति हो गई कि धुआं यानी अग्नि, मुझे ये अनुमति हो गई। अब अपनी अनुमति का कारण, अपनी अनुमति का कारण क्या था? धुआं, कि जो अनुमान हुआ ना अग्नि का, वो किसकी वजह से हुआ था? धुआं की वजह से, कि धुआं होती है तो ऑटोमेटिक होता है अग्नि भी साथ में आती है। फिर आगे देखो, रसोई घर में धूम वही को साथ देकर, धूम यानी धुआं, वही को देकर यानी अग्नि को साथ देखकर मुझे ये अनुमान हो गया कि भाई जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। तो मैं आप देखो आगे गया, कहीं मैं मतलब घूम रहा था ऐसे ही, कहीं गया पड़ोसी में या फिर 2-3 किलोमीटर दूर, तो मैंने पर्वत पे, वही पर्वत का एग्जाम्पल आ गया, मैंने धुआं देखी, तो मेरे मन में एक ही अनुमान आया क्योंकि मैं पहले अनुमान कर चुका हूं। तो ये देखो स्वार्थ अनुमान, स्वयं द्वारा अनुमान किया, जो मैं अनुमान कर गए, जो मैंने धारणा बनाई थी कि जहां जहां धूम वहां वहां अग्नि, तो पर्वत पर मुझे धूम देख के एक ही एहसास लगेगा कि पर्वत पर भी अग्नि है, उसको बोलते हैं स्वार्थ अनुमान। मतलब स्वयं के द्वारा जो अनुमान किया उसको वापस अनुमित करना। मैंने देखा, प्रत्यक्ष देखा उस चीज को कि धुआं और अग्नि को साथ में देखा, तो मैं कहीं गया तो मैंने उस चीज को, धुआं को देखा, उस कारण को देखा, उस कारण को देखा, तो मैंने वहां पे ऐसे ऐसे बोल दिया कि भाई जहां जहां धुआं है, मैं ऐसे बोलूंगा कि मैंने मेरे रसोई घर में भी देखी थी, धुआं होती है तो अग्नि भी होती है, तो पर्वत पर भी अग्नि है। सिंपल सी बात ये, वो एग्जाम्पल दे रहा है, समझा रहा है, कि खुद को समझा रहा है कि यार मैंने घर में देखी थी, धुआं होती है तो अग्नि होती है, तो पर्वत पे भी अग्नि है, कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है, उसको बोलते हैं स्वार्थ अनुमान, मतलब स्वयं के द्वारा किया गया अनुमान। क्लियर? अब इसको आपको कैसे बुक में लिखना है, वो आपने, वो एग्जाम में कैसे लिखना है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करना। कॉपी पेस्ट मारोगे, जो मैंने समझाया उसको लिखोगे, वो आपके ऊपर है। क्लियर? मैं क्या समझाते समझाते तेज बोलने लग जाता हूँ तो फिर खांसी उठने लग जाती है। अब देखो परार्थ अनुमान, जब स्वयं हेतु से साध्य का अनुमान करें, वही एग्जाम्पल है कि घर में मैंने वही देखा कि जहाँ पे धुआं होती है वहाँ पे अग्नि होती है, मैंने ये एग्जाम्पल कर लिया रसोई घर में जाके। अब मुझे इस अनुमान को देखो, तो दूसरे को जानकारी कराने के लिए पंच अवयव युक्त वाक्य का संयोग करता है। तो मुझे दूसरे का ज्ञान कराने के लिए उस अनुभव को जो मैंने किया है उसको दूसरे का ज्ञान कराने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति आया, उसको बताना है कि मैंने जहाँ जहाँ धुआं होती है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, ये मैंने ज्ञान किया रसोई घर में देख के। अब कोई मान ला आपका मामा जी आ गया, फूफा जी आ गया, कोई भी आ गया, उसको वो बात समझानी है कि जहाँ जहाँ धुआं होती है, उसको दिखाना नहीं है, उसको समझाना है। तो वो होता है परार्थ अनुमान, मतलब दूसरे को समझाना। तो पंच, देखो यहाँ बोलता है पंच अवयव युक्त वाक्य का संयोग करता है। पंच अवयव का समझाने के लिए जिन पंच अवयव को यूज करता है उसको बोलता है पंच अवयव। देखो निचली हेडिंग देखो, पंच अवयव ये प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन,
ये 5 कारणों का यूज करता है वो समझाने के लिए, उसको बोलते हैं परार्थ अनुमान। अब ये पंचअवयवी समझा लेते हैं ताकि किस तरीके से वो समझाएगा। पंचअवयवी समझो। पहला है प्रतिज्ञा। ये पंचअवयव क्यों बोला कि 5 चीजें इसमें मिला के, इसलिए इसको पंचअवयव बोला। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये अनुमान के 5 अवयव हैं। मतलब इन 5 अवयव की सहायता से वो उस व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को समझाएगा, अनुमानित कराएगा, अनुमित कराएगा, ज्ञान कराएगा परार्थ अनुमान में। तो क्वेश्चन देखो इस तरीके से भी आ सकता है, पंच अवयव को समझाइए, एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या लिखना है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन, ये अनुमान के 5 अवयव हैं। तो पहला है प्रतिज्ञा। साध्य निर्देश प्रतिज्ञा, साध्य का निर्देश करना। उदाहरण, यह पर्वत अग्नि युक्त है, जिसे सिद्ध करना है। और मुझे सिद्ध करना है, उस व्यक्ति को समझाना है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि। तो मैंने उसको पर्वत दिखाया, देख वो पर्वत है, उस पर धुआं उठ रही है, मतलब उस पर्वत पर अग्नि है। मैंने उसको बोला कि देखो उस पर्वत पर अग्नि है। तो वो बोलेगा ऐसे कैसे मान लूँ मैं, तू क्यों बोल रहा है कि पर्वत पर अग्नि है। उसको कुछ नहीं पता, लेकिन अब उसको समझाएंगे, देखो उस पर्वत पर अग्नि है। दूसरा है प्रतिज्ञा कर ली मैंने कि मुझे समझाना है इस व्यक्ति को कि इस पर्वत पर अग्नि है, तो वो नहीं मानेगा। प्रतिज्ञा तो कर ली आपने, लेकिन वो नहीं मानेगा। तो प्रतिज्ञा का मतलब है, पहला पॉइंट है कि प्रतिज्ञा करो कि मुझे क्या समझाना है, क्लियर कि उस पर्वत पर अग्नि है, मुझे ये सिद्ध करना है, ये प्रतिज्ञा मैं कर चुका। अगला पॉइंट है हेतु। फिर वो व्यक्ति के क्वेश्चन आएंगे कि मैं कैसे मानूं कि ये पर्वत पर अग्नि है, कोई रीजन तो दे। फिर अगला है हेतु। साध्य साधन हेतु, साध्य का साधन। तो मतलब साध्य का साधन क्या है, पर्वत, पर्वत पर अग्नि है, अपन ने ये प्रतिज्ञा की, तो उसका साधन क्या है, क्यों मानूं मैं, तो धुआं। उदाहरण धूम, तो मैं बोलूंगा कि देखो वहां पे धुआं है इसलिए अग्नि है, तो नहीं मानेगा, तब भी नहीं मानेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसने थोड़ी किया है। वो जो स्वार्थ अनुमान है कि जहां जहां धूम वहां वहां अग्नि, उसने वो देखा ही नहीं, तो कैसे मानेगा। वो बोलेगा नहीं, धुआं का और अग्नि का क्या लेना देना, वो नहीं मानेगा। तो दूसरा है हेतु, अपन ने दूसरा कारण दिया हेतु, वो नहीं माना। तीसरा उदाहरण दृष्टांत, अब वो मानेगा, अपन उसको एग्जाम्पल देंगे, समझाएंगे। कैसे, विद्वान व मूर्ख दोनों को समान रूप से समझ आ जाए ऐसा उदाहरण देना। देखो लिखा हुआ है बुक में कि उदाहरण किसे कहते हैं, उदाहरण या दृष्टांत उसे कहते हैं विद्वान व मूर्ख दोनों को समान रूप से समझ आए ऐसा लोक सिद्ध दृष्टांत। जो उस मूर्ख व्यक्ति को भी, जो बहस कर रहा है ना, उसको भी समझ में आ जाए, जो ज्ञानी पुरुष उसको भी इजीली समझ में आए, सबको समझ में आ जाए, उसे बोलते हैं उदाहरण या दृष्टांत। परिभाषा समझ में आ गई। यह 2 प्रकार का होता है, साधर्म और वैधर्म। अब उसको इस उदाहरण में अपन ने समझाया, यहाँ पे परिभाषा लिखी है, उसके 2 टाइप्स दे दिए, साधर्म और वैधर्म। जैसे कि साधर्म में क्या देखेंगे अपन, धूमत हेतु का महानस है। मतलब अपन ने साधर्म में बोला, देखो पहले अपन ने प्रतिज्ञा की भाई पर्वत पे अग्नि है, दूसरा कारण दिया अग्नि का, वो नहीं समझा, फिर उसको एग्जाम्पल देंगे, मतलब उदाहरण दृष्टांत। उसकी परिभाषा मैंने बताई थी कि विद्वान और मूर्ख दोनों को समान रूप से समझ आ जाए ऐसा लोक प्रसिद्ध मत, उसको उदाहरण या दृष्टांत कहते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है, साधर्म और वैधर्म। तो साधर्म में बोलेंगे उसको, देख भाई जहाँ जहाँ अग्नि होती है ना, मतलब अग्नि का जहाँ पे अग्नि है उसको समझाएंगे, उसको दृष्टांत देंगे, उदाहरण देंगे, या फिर रसोई घर भी दिखा देंगे कि देख यहाँ पे अग्नि है तो यहाँ पे धुआं भी उठ रही है, मतलब यहाँ धुआं है तो अग्नि है, अग्नि है तो धुआं है, सिंपल सी। और वैधर्म में मतलब विपरीत, अभाव, कि देख जल में जा, कहीं और जगह जा, धुआं नहीं है तो देख अग्नि भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि वहीं धुआं उठ रही है तो वहीं पे अग्नि है। तो साधर्म यानी धुआं के साथ अग्नि, और वैधर्म यानी जलाशय में अग्नि का अभाव। वैधर्म जलाशय में अग्नि का अभाव, कि भाई जलाशय है यहाँ पे, यहाँ तो अग्नि है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे धुआं भी नहीं है। यही मतलब वैधर्म यानी अभाव, और साधर्म यानी साथ में। तो धूमत्व हेतु का मानस था, दूसरे धूम का, वत्स्य हेतु जलाशय। यहाँ बुक में तो अलग ही मीनिंग लिखी हुई है, मतलब मैं तुमको समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो साधर्म यानी धूम का मतलब जो अग्नि का हेतु धूम है, और वैधर्म में
जलाशय में अग्नि का अभाव। इस तरीके से उसको समझाया, एग्जाम्पल दिया, उसको दिखाया, तब वो समझा। चतुर्थ क्या है? उपनयन, उदाहरण देकर साध्य का समर्थन करना। उदाहरण देकर, उसको उदाहरण दिया, भाई देख जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ नहीं, जहाँ जहाँ धूम होती है वहाँ वहाँ अग्नि भी होती है, और जहाँ अग्नि धूम नहीं होती वहाँ पे अग्नि भी नहीं होती, जैसे जलाशय में। उसको ऐसे उदाहरण दिए, दृष्टांत दिए। तो अब ये बोलता है उपनयन में उदाहरण देकर साध्य का समर्थन करना, जैसे जैसे वहाँ वैसे यही, यह पर्वत भी पाकशाला की भांति वही पास धूम वाला है। मतलब समझो इस चीज़ को, थोड़े डिफिकल्ट वर्ड है यहाँ पे। उदाहरण देकर साध्य का समर्थन करना, ये बोलता है उपनयन में उदाहरण देकर, उदाहरण के अनुसार साध्य का समर्थन करना उपनयन कहलाता है। जैसे कोई अब लोक प्रसिद्ध, दूसरी बात उदाहरण दिया अपन ने, जो अपन ने दृष्टांत दिया था ना अभी, उसको समझाया था कि जहाँ जहाँ धूम होती है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, तो अपन उसको अब एग्जाम्पल में तुरंत दिखा देंगे। यहाँ पे प्रैक्टिकल होगा, मैंने उसमें थोड़ा जल्दी बोल दिया। उदाहरण में तो अपन समझाते हैं, ओनली मौखिक बताते हैं। उपनयन में क्या होता है? प्रैक्टिकल भी होता है, या फिर प्रसिद्ध, कोई ऐसी प्रसिद्ध वस्तु का नाम लेते हैं जो उसके तुरंत समझ में आ जाए। जैसे कि अपन बोलते हैं कि तू उस व्यक्ति को जानता है क्या? सलमान को, कोई भी ऐसे नाम बोलेंगे, नहीं मैं तो नहीं जानता। फिर उसको बोलेंगे तू सलमान खान को जानता है? वो बोलेगा हाँ, देख उसमें जैसा गुण है ना उसमें भी सेम वैसा ही गुण है। अपन ऐसा लोक प्रसिद्ध देंगे। तो ये बोलता है कि उस उदाहरण देकर साध्य का समर्थन करना। साध्य क्या था? पर्वत पर अग्नि है, ये अपना साध्य था, ये प्रतिज्ञा थी। मतलब जो साध्य डिसाइड किया था कि पर्वत पर अग्नि है, तो उदाहरण देकर साध्य का समर्थन करना, जैसे वहां वैसे यहाँ, जैसे वहां जैसे यहाँ, कि जैसे वहां था, जैसे अपन वहां पे गए थे तो उस पर्वत पर भी अग्नि थी, धुआं उठ रही थी, अपन ने जाके देखा था, उसको याद दिलाते हैं। तो वहां पे उठ रही थी ना अग्नि, तुमने देखी थी ना? वो बोलेगा हाँ मैंने देखी थी। तो वैसे ही यहाँ पे है, वैसे ही यहाँ पे, जैसे वहां वैसे यहाँ। तो उसने जो देखा हो, उसने जो जानता हो, उसका उदाहरण देके समर्थन करना। यह पर्वत भी पाकशाला की बात थी। अब उसने मान लो पर्वत नहीं देखा, उसने मान लो रसोई घर तो देखी होगी घर में, तो बोलता है जैसे पाकशाला में, जैसे रसोई घर में धुआं होती है तो अग्नि भी होती ना, वैसे ही पर्वत पर धुआं है तो अग्नि है। इसको एग्जाम्पल देते हैं जो उसके नजरों में हो, जो उसने देखा हो, या फिर उसको दिखाते हैं ऐसा। पांचवा है निगमन, तस्य मात्रा इति सिद्धम, हेतु का उपदेश होने से प्रतिज्ञा का दोबारा कथन। अब वो बोलेगा देख भाई तूने रसोई घर देख लिया, अब जैसे रसोई घर में धुआं उठती है तो आग होती है तभी तो धुआं उठती है, तो वही बात वहां पे है कि वहां पे भी धुआं उठ रही है तो वहां पे भी अग्नि है। तो ये बात बोलता है कि हाँ भाई अब समझ में आएगा। तो बोलेगा ठीक है बता क्या समझ में आया? तो बोलेगा कि भाई जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ अग्नि, तो पर्वत पर भी अग्नि है। ये लास्ट में दोबारा बोलता है, उसको बोलते हैं अपन निगमन। अब देखो ये था समझाने का तरीका। अब इसको किताबी में कैसे लिखा हुआ है वो आपके नोट्स होंगे आपके पास, ये नोट्स तो हैं ही, ठीक है, या फिर आपके जो बुक है उसमें भी लिखा होगा, लेकिन समझने का तरीका देखा मैंने किस तरह से समझाया, वहाँ बुक एग्जाम में भी ऐसे भी लिख सकते हो। इति सिद्धम, हेतु का उपदेश होने से प्रतिज्ञा का दोबारा कथन, दोनों साथ में बोल गए भाई जहां जहां धूम वहां वहां अग्नि। तो अपन ने जो प्रतिज्ञा ली थी ना कि इस पर्वत पर अग्नि है, वो सिद्ध कर दिया अपन ने, इति सिद्धम। ठीक है, अब ये करेंगे कल आगे का। आई होप आपको समझ में आया। अनुमान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब रिपीट करना, और क्षेत्रज्ञ मैं भेजता हूँ ना, ठीक है। थैंक यू।